मृदा और संरक्षण राष्ट्रीय कार्यशाला और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय शिशुपाल सोरी जी, आदरणीय सुभाष चंद्रा जी, श्रीनिवास जी, तिंगवा जी और आदरणीय चंद्र प्रकाश गोयल जी, आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी, संजय शुक्ला जी, अयाज कंबोली जी और सभी देश भर से विभिन्न प्रदेश के आए सभी हमारे IAS अधिकारीगण, पत्रकार साथी, सबसे पहले आप सबका छत्तीसगढ़ में मैं स्वागत करता हूं और डीजी साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यशाला के लिए छत्तीसगढ़ को आपने चुना और इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे कार्यों को देखने जंगल गए थे, स्वयं अचानक मार के जंगल और अमरकंटक के तराई इसको खुद घूमे हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, प्रशंसा चाहे व्यक्ति की हो, परिवार की हो, समाज की हो, प्रदेश की हो या देश की हो, किसे अच्छा नहीं लगता। आज जितने वक्ता हैं उन्होंने बिना संकोच किए, शब्दों के बिना कंजूसी किए, दिल खोल के प्रशंसा हमारे सीओ साहब ने की, डीजी साहब ने की और हमारे साथियों ने भी बातें कही। सारी बातें आ चुकी है, मेरे पास कहने की ज्यादा कुछ है नहीं। टेक्निकल बात आदरणीय प्रदीप शर्मा जी ने, पिंगुआ जी ने बात कर दी, उपलब्धियों के बारे में भी बात हो गई। आदरणीय साथियों, मुख्य रूप से बात यदि वन विभाग की करें तो हम लोगों ने देखा या विधानसभाओं में प्रश्न होते थे, उत्तर आते थे, तो होता यही था कि कितने पेड़ लगाए गए, कितने जीवित हैं, कितने पेड़, कितनी कटाई हुई, कितनी आमदनी हुई और जंगल में रहने वाले आदिवासियों में कितने केस बने। प्रश्न यही रहता था कि आदिवासियों के खिलाफ तो केस बना देते हैं आप लोग, बड़े लोगों के खिलाफ केस नहीं बनाते। ये चर्चा हम लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हम लोग सुनते थे। हो सकता है कि अन्य प्रदेशों में जहां जंगल हो, इसी प्रकार के सवाल, इसी प्रकार के जवाब आते रहे। आज चर्चा दूसरे प्रकार की हो रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने जिस प्रकार से काम किया वर्तमान स्थिति में और 4 साल पहले की जो स्थिति थी, जिसमें अधिकारी जो परंपरागत रूप से जो ढर्रे में काम करने के आदि रहे हैं, तो सारे अधिकारी IAS हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़ के साथ दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति में चले जाते थे। मैंने सबसे पहले सबको वापस कराया, चलो भाई आप वन विभाग को तो जंगल में रहो, आप इधर मत आओ, कंक्रीट के जंगल में मत आओ। और धन्यवाद देना चाहता हूं सभी अधिकारियों को, विभागीय मंत्रियों को कि केम्पा मद में भारत सरकार से राशि मिली और राशि मिली तो उसका उपयोग कैसे करना है। हमारी कितनी बैठकें हुई कि वाटर रिचार्जिंग किस प्रकार से किया जाए। आज पूरी दुनिया इस बात से चिंतित है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जंगल को बचाया जाए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा। हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, भारत सरकार की बात करते हैं, वन विभाग की बात करते हैं, पर्यावरण विभाग की बात करते हैं, सब बोलते हैं जंगल बचना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जंगल में रहने वालों की जीवन में उसको कौन कौन सी चीज की आवश्यकता है और जंगल में रहने वाले लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। और खासकर जब कोरोना आया तब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है, उसकी कोई कीमत नहीं समझते। लेकिन छत्तीसगढ़ जंगल के माध्यम से भी ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है और यहाँ जितने भी कोरोना प्रभावित प्रदेश थे, वैसे पूरा देश और दुनिया रहा,
लेकिन छत्तीसगढ़ से बहुत सारे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई हम लोगों ने किया, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो यही गया, इधर पूरा मध्य प्रदेश हम लोग भेजते रहे। लेकिन जंगल में रहने वालों के जीवन के बारे में कोई सोचता नहीं। और आज स्थिति ये कि वन विभाग के अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, जंगल में रहने वाले लोग सबसे पहले अपना दुश्मन उसी को मानते हैं। ये लकड़ी का गट्ठा लेकर आए और सबसे पहले वो चालान काटेगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और केस चलेगा। और इसी फायदा ये नक्सल लोग उठाए। 80 के दशक में जब आए थे, एक रेंजर को पकड़ के पेड़ में बांध दिया, उसकी पिटाई कर दी तो आदिवासी खुश हो जाते थे, अच्छा हुआ बदला दिया। और नक्सलियों के स्वाभाविक रूप से नक्सलियों के प्रति उनकी सहानुभूति होती गई। आज तो वसूली मास्टर हो गए हैं नक्सली, वो तो अब उनके उद्देश्य बदल गया। ये स्थिति रही है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन आज जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन क्या है? पहली बात तो एक, भारत सरकार ने जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो पट्टा देने की बात है, जंगल में उनका मालिकाना हक मिला। फिर उसके अधिकार के साथ साथ और जो चीजें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, पहले 7 प्रकार की खरीदी होती थी, अभी आपको बताया कि 67 प्रकार के सामग्री की खरीदी हो रही है। और न केवल खरीदी हो रही है, सारे अधिकारी बोलते थे कि ये 67 प्रकार के खरीदी कर लेंगे तो वन विभाग का तो बजट जो कैंप है वो घाटा में चला जाएगा। फिर उसका वैल्यू एडिशन किए, वैल्यू एडिशन करने के बाद उसे बेचने की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जो उत्पादक है और विक्रेता है, उत्पादक की अपनी विशेषताएं होती है और विक्रेता की अपनी विशेषता है। इतने यहां जितने भी अधिकारी बैठे हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे के आप यहां आए हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सेल्समैनशिप जो है वो ना आपके बस में है ना मेरे बस में है। वो एक अलग हुनर है और वो अलग प्रकार के लोग होते हैं। जो हमारी छत्तीसगढ़ी में कहावत भी है कि बोलने वाले की जिल्लो बिक जाता है और नहीं बोलने वाले का चना नहीं बिकता। चना बढ़िया क्वालिटी है, जिल्लो उसे मतलब उससे भी दाल बनती है, लेकिन वो जानवर को खिलाने का काम आता है। हमारे छत्तीसगढ़ खेतों में होता है, बिना छीट के वो उगाता है। तो जो बोलते हैं वो जिल्लो बेच लेते हैं और नहीं बोलने वाले के चना भी नहीं बिकता। तो वो स्थिति है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें सबसे पहली बात संग्रहण, और यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर में काजू है, जसपुर में काजू है, जंगलों में सभी जिलों में है, 7 जिलों में बस्तर के काजू व्यापारी लोग 50 रुपये 60 रुपये में खरीद के ले जाते थे। चतुर्वेदी साहब बैठे हैं, राव जी भी हैं। इन लोगों से हमने कहा कि भाई इसको खरीदो, तो फिर एक तय हुआ रेट 100 रुपये कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा जैसे तेजोपत्तन बोनस देते हो, उसी प्रकार से जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे और जब आपके कीमतें बिक्री होगी और जो पैसा बचेगा उसी प्रकार से बोनस इसमें भी मिलना चाहिए। और आज 300 महिलाएं काम कर रही है बकावंड में, काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। 300 महिलाएं 12 महीने काम कर रही है और उसमें काजू प्रोसेसिंग भी कर रही है और 300 रुपये से लेकर 1900 रुपये किलो तक के उसकी बिक्री हो रही है। जो चीज 50 रुपये में बिक रहा था तो चूरा 300 रुपये में बिक रहा है। तो ये अंतर है वैल्यू एडिशन करने से। और फिर हम लोगों को याद है, मैं शायद कल परसों आप धमतरी जिले जा रहे हैं, वहां गेस्ट हाउस है, उसकी जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, जहां राजीव जी आए थे, दुगली।
कभी धमतरी में प्रभारी मंत्री हुआ करता था 98-99 में, जब मध्य प्रदेश था। तो दुगली में जब गए तो वहां मोटा मोटा रास्ता पड़ा हुआ था। बोले यहां से जो जंगलों से उसका रास्ता बना दिए, बिक्री कोई व्यवस्था नहीं, सड़ रहा है। अब वहां के आदिवासियों की मेहनत की कोई कीमत नहीं था, और उस कीमत न मिले वो बेचने रायपुर से आएंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो रायपुर पहली बार आते हैं। अभी बस्तर में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रायपुर देखा ही नहीं, और वो बेचने कैसे आएगा? उत्पादन तो कर दिया। मेरे जहन में यह था कि ये वर्ग अलग है और बेचने वाला वर्ग अलग है, और इसके बीच में जब तक कि हम लोग उसका कोई संबंध नहीं बनाएंगे तो बात बनेगी नहीं। और इसीलिए पूरे प्रदेश भर में हर प्रत्येक जिले में हमने सी मार्ट खोला, छत्तीसगढ़ मार्ट। सी मतलब छत्तीसगढ़ मार्ट। संभागीय स्तर पे भी है, 5 संभाग है, वहां है, जिलों में है, कुछ जिलों में 2-2, 3-3 है। ये सी मार्ट हमने खोला और ये अगस्त 2022 में शुरू किया, ज्यादा दिन नहीं हुआ। अभी अगस्त आएगा तो साल भर होगा, और इस एक साल में करीब 45 करोड़ के जो आप वैल्यू एडिशन हमारे जंगलों में रहने वाले जो करते हैं, तो 45 करोड़ रुपए की बिक्री हो चुकी। तो हमारी कोशिश ये है कि एक लाइन बनना चाहिए, संग्राहक, उसको वैल्यू एडिशन करने वाले, उसको रेट मिलना चाहिए। अब भारत सरकार से हम लोगों ने कहा कि भाई कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य नहीं है, रागी की समर्थन मूल्य तो है, लेकिन कोदो कुटकी समर्थन मूल्य नहीं है। हमारे आदिवासी अंचलों में जो तो बड़े व्यापक पैमाने पे कोदो कुटकी की खेती करते हैं। क्यों? कि पानी उसके पास है नहीं, कम पानी वो पक जाता है, जानवर भी उसको नहीं खाता। तो उसका रेट हमने तय किया, और जैसे टिंगवा जी ने बताया कि कहाँ 69,000 हेक्टेयर था, अब बढ़ के 1,88,000 हेक्टेयर 2-3 सालों में, 2 साल पहले ही शुक्ला जी उसी टीम में दिया था। खरीदी कैसे करोगे आप जानो, मैं नहीं जानता आपके पास। तो शुक्ला जी की मिलेट्स के बारे में जो मेहनत उन्होंने की है उसकी मैं तारीफ करता हूं। मैं जब यहाँ से नारायणपुर गया, आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि एक आदिवासी है, वो जैसे पाइप पानी है उसको प्रणाम कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा वो कहाँ का है? वो अबूझ मार्ग का है, जहां आज तक सर्वे नहीं हुआ। वहां जमीन हमने पट्टा दी, उसको मालकाना हक दिया, उसके खेत को समतलीकरण किया, उसमें बोर किया, और बोर के पानी जब निकला तो वो किसान है, वो आदिवासी उसको प्रणाम कर रहा है। क्योंकि उसके पहले उन्होंने तो नदी नालों में पानी देखा था, और तो खेत के लिए पानी आएगा कभी सोचा नहीं था। तो हमने एक एक चीज को लिंक किया। आज परिवर्तन क्या है? एक तरफ ये उत्पादक की बात होगी, नरवा प्रोजेक्ट से फायदा क्या हुआ? नरवा प्रोजेक्ट के बारे में तकनीकी रूप से बहुत सारे, जब मैं पीएचई मंत्री था और राजस्व विभाग दोनों था 2000 से 2003 के बीच में, तब उस समय मैं रायपुर का प्रभारी था 6 महीने के लिए। उसके बाद तो अकबर भाई बने। देखा कि बाहर नया पारा नहीं, चीतल अच्छा फुल साइज का चीतल था, वो बिना पानी मर गया। मैं उसे देखने गया, क्यों, क्या हो गया, क्यों पानी नहीं मिला? वहां के सूखा पड़ा हुआ था, वो तालाब से वहां तालाब बनाया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो भी सूख गया था, पानी नहीं रह रहा, जानवर तो मरेगा। फिर वहां बोर कराया, बोर करा के डीजल पंप लगाओ, लेकिन कुछ भी करो, पेट्रोल पंप लगाओ, लेकिन पानी वन्य पशु को मिलना चाहिए। उन तालाबों को भरने के लिए भी सोलर पैनल लगा के पानी भरना शुरू हुआ। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग खूब विरोध किए मेरा, वहां बोर नहीं हो सकता था। मतलब जंगल में वन्य पशु पानी नहीं मिलेगा, मरेगा, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी? और सूखा पड़ा हुआ है। उस समय शुरुआत के, अब बात ये आती है कि जैसे प्रदीप ने कहा कि खेती की भी पानी चाहिए, उद्योग भी पानी चाहिए, इंसान भी पानी चाहिए, तो जंगल को भी पानी चाहिए। और पानी नहीं रहेगा तो बड़े पेड़ तो कुछ दिन सह भी लें, लेकिन छोटे पौधे हैं और जो बीज पड़े हैं
यदि उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो बहुत सारे वनौषधि है वो अपने आप खत्म होते जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है। फिर दूसरी बात आती है कि हमारे भारत सरकार के गाइडलाइन हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन हैं, पानी डुबान नहीं आना चाहिए। किसान भी विरोध करते हैं कि मेरा खेत डूब गया फिर मुआवजा दो। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया, सारे अधिकारी चतुर्वेदी उस समय थे, हमने कहा जितना स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप पक्का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो नदी की नाले के जो लेवल है उसे 2 फीट नीचे लाना चाहिए। आप बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे तो फिर डुबान आएगा और हो सकता है जो सैंडी सॉइल हो तो साइड काट भी दे, तो आपके स्ट्रक्चर का कोई उपयोग होगा नहीं। तो पानी आराम से स्मूथली बह जाए। हमारा उद्देश्य सरफेस वाटर जितना रुक सके वो अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड वाटर और सब सॉइल वाटर भी हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए। तो इस कारण से आप देख लीजिए 1,19,00,000 स्ट्रक्चर बनाए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में एक जगह विरोध के स्वर सुनाई नहीं दिया। आपने 23 लाख हेक्टेयर को आप विचार कर लिया, कवर कर लिया, लेकिन यहां 2,85,00,000 लोग रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति तो बोले कि ये योजना गलत है, इसी कारण से मुझे व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यहां आदिवासी बहुल्य जिले भी हैं, चाहे गरियाबंद करें, चाहे कांकेर कहें, चाहे मोहला मानपुर की बात करें, बस्तर तो है ही। इन जिलों के आदिवासी प्रतिनिधि मैंने कोरोना काल में बुलाया, उनको भोजन कराया अपने सीएम हाउस में। 100-200 लोग बैठते थे, हम लोग 2-3 घंटा चर्चा करते थे कि योजना किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से आप उससे लाभ चाहते हैं, सरकार की योजना कैसी है, उसे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और नई किस प्रकार की योजना हो जिससे आपको लाभ हो। मैं करीब 10 जिले के आदिवासी लोगों को बुलाया था और 10 जिले में मैं सबसे पहले सवाल मेरा यह होता था कि बहुत सारी योजनाएं जिसको मैं गिनाता था, गिनाओं में बहुत समय लगेगा, ये उनको गिनाता था ये योजना है आपकी, इसमें सबसे बढ़िया योजना कौन सा? तो आदिवासी तपाक से खड़ा होकर बोलता था कि नरवा कार्यक्रम सबसे बढ़िया है। क्योंकि आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन की बात हमेशा उसकी लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि उसको पानी मिल गया, उसके खेतों में पानी मिल गया और वहां पेड़ पौधे में हरियाली आ गई, पेड़ पौधे में हरियाली के साथ वन्य जीव है, वन्य पशु है, इसकी भी बहुलता हो गई है। जहां अचानक मार्ग जहां आप गए थे तो मरवाही विधानसभा के एक नाला देखने में चला गया था, जब पहले साल बना था, चतुर्वेदी जी साथ थे और भी साथी थे। गर्मी की मई महीने में गया था मैं, नाला में पानी था, 1.5-2 फीट पानी रहा होगा। गांव के मुश्किल से 100-150 लोग, छोटा सा गांव था, 100-150 लोग इकट्ठा थे, एक बैरिकेडिंग कर दिए थे, सब प्रोजेक्ट बताया कि ये हमने ऐसा ऐसा किया। मैं गांव वालों को बुलाया अपने पास, मुझे पूछा कि इस नाला प्रोजेक्ट से आपको फायदा क्या है? बोले बहुत फायदा है। क्यों, क्या फायदा है? बरसात की फसल तो हमारी सुरक्षित होगी, दूसरा फसल भी हम ले रहे हैं। मैं बोले एक फायदा हो गया, दूसरा फायदा क्या है? देखिए नाला किनारे किनारे कितने भी पेड़ पौधे हैं, घास है, वो सब हरा भरा दिखाई दे रहा है। बोले एक हो गया, दूसरा तीसरा फायदा क्या है? अब यहां मधुमक्खी बहुत मिलने लगे, मधुमक्खी खूब हो गए क्योंकि फूल भी है। और बोले एक नुकसान वाली बात है, भालू की संख्या भी बढ़ गई क्योंकि मधुमक्खी खाने मधुरक खाने भालू आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम लोग गांव के लोगों को समझते हैं कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन यदि एक काम करेंगे तो वो लोग उसके सब फायदे भी जानते हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं। इस सब का असर क्या हुआ? आज मेरे वन रक्षक जो है और गांव वालों की दोस्ती हो गई। वो अपना विरोधी या दुश्मन नहीं समझता, वो अपना हितैषी और मित्र समझता है, अपना सहयोगी समझता है। ये अंतर आया है छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बीच और आम जो ग्रामीण जन है, जो आदिवासी हैं, जो परंपरागत रूप से निवास करते हैं, वो अपना दुश्मन नहीं समझता। ये नहीं सोचता कि आया बस मेरे खिलाफ कार्रवाई करने वाला है।
वो तो वन विभाग के अधिकारी गए, मतलब समझ जाएंगे कि कुछ न कुछ नई योजना हमारे लिए लेकर आए। ये अंतर है, क्योंकि 111 आप प्रोसेसिंग प्लांट डाले हैं आप, तिखुर कभी छत्तीसगढ़ से बाहर कभी सुनाई नहीं जाता, आज उसको विदेश में हम सप्लाई कर रहे हैं, पूर्ति नहीं कर पा रहे। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उत्पादन हो रहा है और उत्पादन डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, और हुनर की कोई कमी नहीं हमारे गांव रहने वालों के पास, बस उसको मौका दे दीजिए। अभी सी मार्ट के साथ साथ सी मार्ट में बिक्री भी कर रहे हैं, दूसरे और आउटलेट हम लोग खोले हैं। अब प्रदेश के बाद अब बाहर भी हम लोग करने वाले हैं। भारत सरकार से हमने कहा भी कि हमको कार्गो दे दीजिए ताकि विदेशों में हम भेज सकें। आप भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए साहब, सीओ साहब, थोड़ा सा मदद आप लोग हो जाए तो जल्दी हमको मिल जाए। ये जो उत्पाद है, देखिए जो बस्तर में या सरगुजा में जसपुर में जो उत्पादन हम कर रहे हैं वो सब ऑर्गेनिक, और हमारे पास सर्टिफिकेशन है, शुक्ला जी भीड़ के सबके सर्टिफिकेशन ले लिया। हम यदि ऑर्गेनिक चीजें भेजेंगे तो एक तो हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को कितना काम मिलेगा, ये सब चीजें हैं। तो हमने उसको रोजगार से जोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि डीजी साहब बैठे हैं, सीओ साहब भी बैठे हैं और तमाम आईएएस अधिकारी बैठे हैं। कभी जंगलों में ये इमारती पेड़ के अलावा कोई फलदार वृक्ष लगाने का आपने सोचा? जंगल बचेंगे कैसे? जंगल से आदिवासी पलायन क्यों कर रहे थे? पहले पलायन नहीं करते थे। कभी कोई संसार से आदमी उचट जाए उसका मन और आध्यात्म में रह जाए तो जंगल में तपस्या करने चला जाता था, लेकिन उसे खाने पीने की चिंता नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी प्रकार के कंद मूल फल सब जंगलों में मिल जाता था। आज आपने यूकेलिप्टस और ये सागौन और इतने प्रकार के वृक्षारोपण कर दिए हैं जिससे उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन यदि वही में जो जंगलों में हर्रा, बहरा, आंवला, आम, इमली, इस प्रकार से आप पेड़ लगा देंगे, भी हो सकता है, जामुन भी हो सकता है, और जामुन का भी पल्प है, हमारे सीताफल का पल्प है, सब जंगलों से हो रहा है और उसका वो वैल्यूएशन भी कर रहे हैं लगातार। यदि इन पेड़ों को भी लगा दें तो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी या परंपरागत निवासी जंगल छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। उससे शुद्ध वातावरण तो कहीं नहीं मिलता, उससे ज्यादा प्यार उसको कहां मिलेगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि जंगलों में रहने वाले लोग गांव छोड़ के बाहर पलायन करने के लिए बात है। लेकिन जब से हमने ये काम किया है, अब तो हमारे रिवर्स माइग्रेशन हो गया छत्तीसगढ़ में, शहरों के लोग गांव की तरफ जाने लगे हैं। क्यों? कि हमने खेती को लाभकारी बनाया, हमने लघु उपज को लाभकारी बनाया, हमने वनौषधि को लाभकारी बनाया, हमने वृक्षारोपण को लाभकारी बनाया। अभी इस साल हमने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की, 36,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, वो कंप्लीट हो गया हमारा। जो लक्ष्य था वो कंप्लीट हो गया। तो हम उस प्रकार से योजनाएं कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं सरकार के पास पैसा कहां आ गया? पैसा तो है भाई, उसी पैसे का सही सदुपयोग कर लो तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और वही लोग यदि आप वो वृक्ष लगाएं जिससे गांव के लोगों को लाभ मिले तो निश्चित रूप से वो गांव छोड़ के शहर नहीं जाएगा, उसको काटेगा नहीं। आप एक चीज बताइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक भी अधिकारी बता दे किसी आदिवासी ने या गांव का जो जंगल में रहने वाले लोग हैं महुआ के पेड़ों को काटता है क्या? आपने बहुत सारे केसेस बनाए हैं, लेकिन सागौन पेड़ काटने के केस बना दिए होंगे, साल के पेड़ काटने के केस बनाएंगे और बहुत सारे केस बनाएंगे, लेकिन महुआ के पेड़ काटने का कोई केस बनाए क्या? एक भी अधिकारी बता दे। क्यों? कि महुआ से सब कुछ मिलता है। महुआ पत्ता से वो दोना बना लेता है, पत्तल बना लेता है, उस महुआ से तो सब कुछ बनता है। हमारे यहाँ के शराब भर नहीं बनती जाती, उसका बढ़िया एनर्जी बार भी बनाए हैं हम लोग, लड्डू भी बनाए हैं, उसको महुआ के शरबत भी बनाए हैं, सैनिटाइजर भी बनाए हैं महुआ का, खूब बिका, हजारों लीटर महुआ का सैनिटाइजर बना दीजिए। मेरे निवास में आएंगे सैनिटाइजर वो मिलेगा आपको, मेरे टेबल में रखा हुआ है महुआ का। और कोआ है जो उसको कोरा बोलते हैं, उसका तेल भी निकलता है साहब,
तो उसको कोई नहीं काटता। तो ऐसे पेड़ क्यों नहीं लगाते जंगल में जिससे वो रखवाली करे, काटे मत। तो ये काम हम लोग भारत सरकार से भी नहीं, आप लोग हैं, आप तो नीति निर्धारक लोग यहां बैठे हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि जितने भी डीएफओ हैं वो सबको कम से कम एक कंपार्टमेंट में फलदार वृक्ष लगाना चाहिए, जो वहां उस सीजन में वहां की जमीन के हिसाब से वो उग जाए। ऐसा नहीं कि हम सेब के जंगल लगाए छत्तीसगढ़ में, तो संभव नहीं है। लेकिन आम के, इमली के, बिही के, जामुन के, हर्रा बहरा के, इसके यदि जंगल लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसके विक्रय की व्यवस्था करें। हम पिछले साल, 2 साल पहले की बात है, दंतेवाड़ा कलेक्टर को, मैं बस्तर में दौरा कर रहा था, सारे कलेक्टर को बोला ये आम हमारे छीलते हैं तो हंसिया काट देते, काला हो जाता है, एक काम करिए स्टेनलेस स्टील उनको दे दीजिए, चाहे डीएमए फंड से दे, चाहे कैंपस दे, किसी से। और 7 कलेक्टर, एक कलेक्टर ने बात सुना, उस समय आयाज भी कलेक्टर था वहां, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन दंतेवाड़ा कलेक्टर ने सुन ली। उन्होंने जो चीज 50-60 रुपए किलो में बिकता है उसको 150 रुपए किलो में बेचा, क्योंकि जो सुंदर दिखेगा उसकी कीमत ज्यादा मिलेगा। तो हुआ यही, वो 2 कंटेनर भेजा, लाखों रुपये का उनको फायदा हुआ। तो उस प्रकार से थोड़े थोड़े तकनीक में सुधार करें और थोड़ा वैल्यू एडिशन करें, उन लोगों को जेब में पैसा जाए, क्यों जंगल छोड़ के जाएगा? और फिर आपको दुश्मन क्यों मानेगा? आपको विरोधी कभी नहीं मानेगा। आपको अपना हितैषी, आपको अपना अभिभावक की तरह देखेंगे। जैसे जंगल के आप अभिभावक हैं, उस जंगल में रहने वाले लोग के भी आप अभिभावक हैं, और उसके हितों के संवर्धन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया, चाहे नरवा के माध्यम से हो, चाहे वो लघु वनोपज या वनौषधि खरीदने की बात। आज हमारी 2 टीम सिंगापुर गई, एक कोरबा से जो वनौषधि संग्रहण करते हैं, 18 प्रकार की दवाई बनाते हैं। अभी मैं गया था तो मिली हो, तो बोले मुझे 1 करोड़ का ऑर्डर मिला है दवाई का, वनौषधि का। वो खुश थी। वो सिंगापुर में बिजनेसमैन लोगों के बीच में अपने प्रेजेंटेशन दिया, खुश होकर आप बताइए कि मैं उन लोगों के सामने अपनी बात रखूं। उसी प्रकार से बकावन जो जंगल एरिया के जो काजू प्रशंसा कहते थे, वो महिलाएं गई थी, उन्होंने सिंगापुर में अपनी बात उन्होंने बहुत दमदारी से रखा। एक आत्मविश्वास लोगों के बीच, और वो आपसी संबंध कर्मचारियों, प्रशासन और आम जनता के बीच, और इसी को डेवलप करने में हम सफल रहे 4 वर्षों में। और इसी कारण से आज क्या है, जिस प्रकार से अभी अकबर भाई ने जो बात कही कि मानव हाथी द्वंद में भी कमी आई, क्योंकि उसको खाने पीने की चीज हम लोग दे रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जितने जंगली जानवर हैं गांव की तरफ आ रहे हैं, शहर के वो आ रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं। क्यों? जंगल में उसको न पानी मिल पा रहा है, न उसको भोजन मिल पा रहा है। आज बहुत सारे फसल हम किसान हमारे इसलिए नहीं लेते कि बंदर बहुत सारे हमारे गांव में आ गए। यदि उन वन पशुओं को जंगलों में खाने पीने की चीज मिल जाए, क्यों आएगा? जो आप अचानक मार गए थे, वहां ये कहा कि कभी वहां भी रुकते नहीं थे, लेकिन आपने जो वन विभाग ने जो वाटर रिचार्जिंग काम किया, और उसके कारण से वहां पानी की व्यवस्था होगी, चारा की व्यवस्था होगी। पिछले साल 18 हाथी वहां आए थे और इतने दिन रुके वो 22 होके गए। वो कभी भी रुक गए, फिर वापस आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि जंगलों वो हाथी वहां निकल ही नहीं रहे, आप उनको खाने पीने की व्यवस्था कर दें। उस प्रकार से सोचें तो निश्चित रूप से पर्यावरण को भी फायदा होगा, वन्य जीवों को भी फायदा होगा, और जैव विविधता को भी फायदा होगा, और पर्यावरण बचाने में हम सब सफल होंगे, और जंगल से हमको फायदा ही होगा। तो इस प्रकार से जंगल हमारा बचा भी रहेगा। यदि केवल इमारती पेड़ लगाते रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी की कुदृष्टि पड़ेगी और पेड़ कटेगा। यदि फलदार वृक्ष लगाएंगे तो हरियाली भी रहेगी, उसकी रक्षा भी करेंगे, आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण में सुधार होगा। आप सब मेरी बात को, हालांकि बहुत लंबा भाषण दे दिया, नेता को तो माइक चाहिए और श्रोता चाहिए,
तो दोनों मिल गए, तो लंबा कुछ खींच दिया, कुछ ज्यादा देर तक आप मुझे झेले, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन धैर्यपूर्वक आपने सुना, हो सकता है मेरी बात में कुछ आपको फायदे की दिखी होगी। तो मैं समझता हूं कि मेरा भाषण सफल रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः छत्तीसगढ़ में स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय।